नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। भारतीय मानसिकता के बारे में कई विवाद और बहसें हैं। कहा जाता है कि भारतीय व्यक्ति आलसी होता है। पड़ोसी के घर में आग लगने पर भी जब तक वह खुद के दरवाजे तक नहीं पहुंचती, तब तक वह शांत रहता है। हालांकि हाल के समय में यह धारणा मिटने लगी है, फिर भी उस मानसिकता के कुछ अवशेष कभी-कभी उभरते रहते हैं। भारतीय मानसिकता के बारे में यह निष्कर्ष समाज का अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र के कई प्रवाहों को समझने में उपयोगी है। ऐतिहासिक काल से भारतीय समाज विभिन्न समस्याओं और संकटों का सामना करता आया है। विदेशी आक्रमण, सूखा, गरीबी, भ्रष्टाचार, नौकरशाही के परेशानियां, इन सभी के साथ जीते हुए यह ऐसे ही चलना है वाली वृत्ति विकसित हो गई है। इससे कोई भी स्थिति तुरंत बदलने की उम्मीद नहीं रखने वाली मानसिकता बन गई है, और यह विश्वास भी बढ़ता गया है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, वह बदलकर फिर से पूर्व स्थिति में लौट आएगी। शायद राजनीतिक व्यवस्था को भी जनता की इस सहनशीलता की आदत हो गई होगी। लेकिन इस समझ की दूसरी तरफ भी महत्वपूर्ण है, और हाल के समय में यह दूसरी तरफ मजबूती से प्रस्तुत होने लगी है। इससे भारतीयों में आत्मनिर्भरता का विश्वास बढ़ा है, अपनी ताकत की पहचान भी जागरूक हुई है। अगर भारतीय समाज पूरी तरह निष्क्रिय होता तो स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता, आपातकाल के खिलाफ लहर नहीं उठती, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन या विभिन्न सामाजिक आंदोलनों का उदय नहीं होता, और आतंकवादी कार्रवाइयों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाने की हिम्मत भी नहीं जुटाई जाती। भारतीय समाज लंबे समय तक शांत रहता है, लेकिन जब उसे अस्तित्व का प्रश्न लगता है तो वह बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है। कोई भी समस्या, संकट अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले शांत रहना, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी जागरूकता अब समाज में बढ़ने लगी है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक बार उपवास करने या एक समय का खाना कम करने का आह्वान 1965 के आसपास किया था। उस समय गंभीर खाद्य संकट का सामना करने के लिए यह राष्ट्रीय अनुशासन का आह्वान था। भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण आर्थिक दबाव बढ़ गया था। अमेरिका से PL 480 योजना के तहत मिलने वाली खाद्य आपूर्ति अनिश्चित हो गई थी, और देश में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न तीव्र हो गया था। इस परिस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से स्वयं स्फूर्त होकर त्याग करने का आह्वान किया। देश की कठिनाई में हर नागरिक को थोड़ा त्याग करना चाहिए, यह भावना थी। इस आह्वान को देश भर से उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली। कई घरों में सोमवार की रात का खाना बंद रखा जाने लगा। होटलों, उपहार गृहों और भोजनालयों ने भी कुछ समय के लिए बंद रखने की शुरुआत की। लोगों ने उपवास, अल्पाहार या सादे भोजन को स्वीकार किया, और देशभक्ति, सामूहिक जिम्मेदारी और नेतृत्व पर विश्वास का प्रभाव समाज में स्पष्ट दिखाई दिया। इसी संकट से आगे भारत ने खाद्य स्वावलंबन के मार्ग को अधिक गंभीरता से अपनाया। उच्च गुणवत्ता के बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद और आधुनिक कृषि पद्धतियों की मदद से आगे हरित क्रांति घटी। यही इतिहास आज फिर से घटित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए गए कटौती के आह्वान का मतलब है भविष्य में संभावित संकट की तीव्रता को कम करने की पूर्व तैयारी। शास्त्री जी और नरेंद्र मोदी के आह्वानों की तुलना करते समय केवल शब्दों की नहीं, बल्कि उनके पीछे के समय, संकट के स्वरूप, समाज की मानसिकता और राजनीतिक शैली की भी तुलना करनी चाहिए। दोनों ने देशवासियों को सामूहिक अनुशासन और त्याग का आह्वान किया, लेकिन उन आह्वानों का संदर्भ, स्वरूप और परिणाम अलग थे। शास्त्री जी ने आह्वान किया जब खाद्य संकट, आर्थिक स्थिति, अस्थिरता और युद्ध की स्थिति चल रही थी। उस समय किया गया आह्वान खाद्य की अत्यंत मूलभूत आवश्यकता से संबंधित था। इसमें त्याग की प्रत्यक्ष और ठोस भावना थी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के कई आह्वान विभिन्न संकटों या अभियानों की गंभीरता को उजागर करने वाले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जनता कर्फ्यू, दीप जलाना या वोकल फॉर लोकल जैसे आह्वानों का स्वरूप प्रतीकात्मक, मानसिक एकता उत्पन्न करने वाला और जनसंपर्क केंद्रित था।
उनका उद्देश्य लोगों में भागीदारी, मनोबल और सामूहिकता की भावना उत्पन्न करना था। कुछ आह्वानों को बड़ा प्रतिसाद मिला तो कुछ पर प्रतीकात्मकता का अतिरेक होने की आलोचना भी हुई। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता से किए गए कटौती के आह्वान पर अब उलटफेर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ समय पहले तक युद्ध की स्थिति में भी भारत में सुरक्षा की भावना को बनाए रखते हुए पड़ोसी के घर में लगी आग के झटके महसूस नहीं कर रहे थे। अब कई लोग अस्वस्थ हो गए हैं। ये आग हमारे घरों तक पहुंच सकती है, ये समझने के लिए सामाजिक विवेक होना आवश्यक है। लेकिन जब इसका भान कराया गया तो कई लोग इसे मजाक के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। यदि स्थिति इतनी गंभीर थी तो सरकार ने पहले से ही कटौती या त्याग के संदेश क्यों नहीं दिए? ऐसा इस आलोचना का स्वर हो सकता है। चुनाव प्रचार सभाएं, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम या विदेश दौरे चल रहे थे, तब ये संकट इतना स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अब जनता से संयम, त्याग या बचत का आह्वान किया गया, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। विशेष रूप से ईंधन की बढ़ती कीमतें, महंगाई, ऊर्जा संकट या युद्ध के तनाव के संदर्भ में सामान्य नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ऐसा विरोधियों का कहना हो सकता है। इसे पूरी तरह से नकारा नहीं किया जा सकता, लेकिन मूलतः किसी भी संकट के झटके हम तक नहीं पहुंचते तब तक शांत रहना इस पुरानी मानसिकता की जड़ें कहीं न कहीं जीवित हैं, ये इन अपेक्षाओं में प्रतिध्वनित होता है। ऐसे समय में कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए शासकों पर आह्वान करने का समय आने से पहले ही ऐसी समझदारी का प्रदर्शन स्वयं से करना समय की सामान्य अपेक्षा होती है। रूस यूक्रेन युद्ध या वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण कई देशों में ईंधन की कमी, महंगाई, बिजली कटौती और आपूर्ति श्रृंखला का विघटन जैसे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत में तुलनात्मक रूप से स्थिति को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है। भारत ने सस्ते दामों पर रूसी तेल की खरीद, विभिन्न देशों के साथ संतुलित विदेश नीति, खाद्यान्न भंडार और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बड़े सामाजिक झटकों को कुछ हद तक रोका। इसके मुकाबले भारत में दैनिक जीवन बहुत बड़े पैमाने पर विघटित नहीं हुआ, ये बात भी इस अवसर पर उजागर होती है। इसलिए मोदी द्वारा देर से किए गए आह्वान को संकट के और गंभीर होने से पहले की सावधानी की सूचना मानना चाहिए। स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए पहले से ही मानसिक तैयारी करने की नीति का ये एक भाग माना जाना चाहिए। जब वैश्विक ऊर्जा संकट और अनिश्चित हो गया, तब जन भागीदारी से ऊर्जा बचत या संयम के संदेश देना ये निवारक नीति का हिस्सा था, ये अब स्पष्ट हो गया है। कोई भी आह्वान केवल प्रशासनिक नहीं होता, इसका राजनीतिक संदर्भ होता है। इसलिए सरकार के समर्थक इस आह्वान में दूरदृष्टि देखेंगे, जबकि आलोचना के लिए तैयार होने वाले विरोधियों को ये देर से परिस्थिति की गंभीरता समझने वाली बात लग सकती है। सत्य अक्सर इन दोनों ध्रुवों के बीच होता है। केवल संकट के समय के आह्वानों पर नहीं, बल्कि संकट कब पहचाना गया, उसके परिणाम कितने कम किए गए और लोगों में विश्वास कितना बनाया रखा गया, इस पर भी किसी भी राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता की कसौटी होती है। पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में जब तक संकट अपने द्वार पर न आए, तब तक शांत रहने की प्रवृत्ति रही है। हालांकि समय के साथ ये मानसिकता बदल रही है और समाज में अब अधिक सजगता और आत्मनिर्भरता आ रही है। शास्त्री जी का आह्वान ठोस, भौतिक और सीधे तौर पर खाद्य संकट से निपटने हेतु था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के आह्वान का उद्देश्य नागरिकों के बीच मनोवैज्ञानिक एकजुटता और राष्ट्र के प्रति सामूहिक एकात्मता निर्माण करना होता है। ऐसे कदम जैसे कि संकट के समय में अनुशासन या सीमित संसाधनों का उपयोग देश के हर नागरिक को ये महसूस कराते हैं कि वे भी एक बड़े राष्ट्रहित और सुरक्षा चक्र का हिस्सा हैं। ये जनता को आने वाली अनिश्चितताओं जैसे कि भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति सचेत और तैयार करने का एक व्यावहारिक तरीका है। प्रधानमंत्री अक्सर नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, ऊर्जा की बचत और सोच समझकर खर्च करने की अपील करते हैं। ये न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना भी भरता है। संकट के समय में इस तरह की सामूहिक भागीदारी देश की सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये वैश्विक युद्ध जनित अनिश्चितताओं के बीच जनता को मानसिक रूप से तैयार करने की एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है।
किसी भी राष्ट्र की परीक्षा केवल इस बात पर नहीं होती कि वो संकट का सामना कैसे करता है, बल्कि इस बात पर होती है कि उसका नेतृत्व संकट को कितनी जल्दी पहचानता है और जनता उस पर कितना भरोसा करती है। अंततः एक परिपक्व समाज वही है जो शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करने के बजाय संकट आने से पहले ही अपनी जिम्मेदारी और विवेक का परिचय दे। संकट आने पर घबराने या दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय नागरिक के रूप में सामूहिक अनुशासन और सतर्कता अपनाना ही किसी भी बड़े खतरे को टालने का एकमात्र प्रभावी उपाय है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।